सबसे फर्स्ट बेटा अपन यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी एलास्टिसिटी को अपन कहेंगे द property of the material, property of the material by virtue it tries to regains its original shape, after removing the deforming force, is called elasticity. इन नेचर कोई भी ऐसा मटेरियल 100% इलास्टिक नहीं है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे इन नेचर नो वन मटेरियल is the perfectly elastic. कोई भी मटेरियल बेटा अपन कह रहे कि परफेक्टली 100% इलास्टिक नहीं है, फिर भी अपन कह रहे कि हम डायमंड को नियरली परफेक्टली इलास्टिक मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे द डायमंड और ग्रेफाइट are nearly perfectly elastic। अपन कह रहे कि ग्रेफाइट या डायमंड है वो परफेक्टली नियरली इलास्टिक है। अभी देखो एक यहाँ पे अपन कह रहे एक एग्जांपल देख रहे कि अरेंज द फॉलोइंग इन elastic arrange the following in elastic in increasing elasticity के ऑर्डर में बेटा इसको अरेंज करना। जैसे अपने पास फर्स्ट है डायमंड, सेकेंड अपने पास है आयरन, फिर अपने पास है स्टील, फिर अपने पास है कॉपर और उसके बाद में बेटा एल्यूमिनियम। इनको अपने को इंक्रीजिंग इलास्टिसिटी में अरेंज करना है। तो सबसे लिस्ट इलास्टिसिटी बेटा किसकी होगी जिसको अपन इजीली एक्सपांड कर सकते हैं, तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे कम जो इलास्टिसिटी वो एल्यूमिनियम, फिर बेटा कॉपर के बाद में बेटा आयरन के बाद में स्टील और स्टील के बाद में डायमंड। सबसे ज्यादा या परफेक्टली इलास्टिक डायमंड है। अभी आयरन और स्टील को कैसे कंपेयर करेंगे, हम स्टील किससे बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं। आयरन के अंदर मैग्नीज और मैग्नीशियम एलॉय मतलब मिक्स करके, मेटल मिक्स करके अपन कह रहे कि स्टील बनता है जिसकी इलास्टिसिटी आयरन से ज्यादा होती है ना, वो हार्ड बनता है। अभी देखो इसमें एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि इन जनरल इलास्टिक का मतलब हम रबर से मान लेते हैं कि रबर है वो इलास्टिक है, जबकि रबर इलास्टिक नेचर नहीं रखता। रबर का नेचर इलास्टोमर होता है, एक डिफरेंट टाइप का नेचर रखता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, दैट इज मोर इलास्टिक। और क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना मतलब मोर टफ है, जो सबसे टफेस्ट है वो मोर इलास्टिक होगा।
है ना। खींचने को अपन इलास्टिक नहीं कहेंगे, हम कह रहे कि वापस क्विकली कितना गेन करेगा, दैट इज द मोर इलास्टिक। तो इसलिए अपन कहेंगे कि जैसे डायमंड है उसमें शेप में चेंज नहीं ला सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे बोरिंग मशीन जो होती है ट्यूबवेल करने की, उसके अंदर जो कटर है, जो नीचे ड्रिल है, वो डायमंड का बना होता है। जैसे अपन घरों के अंदर ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, तो कंक्रीट वॉल, आरसीसी वॉल के अंदर ड्रिल करना है तो वहां पे जो कटर होगा वो डायमंड का यूज करेंगे ड्रिल, है ना। हम जनरल ऑर्डिनरी अगर आयरन का स्टील का यूज करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि डायमंड सबसे टफेस्ट होता है। आयरन को अगर कट करना है तो वहां पर भी कटर डायमंड के यूज होते हैं, ताकि आयरन को इजीली अपन कर सके, कट कर सके। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि सबसे टफेस्ट अगर कोई मटेरियल है तो वो है। अभी सेकेंड डेफिनेशन अपन इसमें देखेंगे बेटा, दैट इज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का जस्ट ऑपोजिट अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज प्लास्टिसिटी। तो हम यहाँ पर कहेंगे द मटेरियल, द मटेरियल, the property of the material, the property of the material, the property of the material by virtue it does not tries, it does not tries to regain its original shape, it does not tries to regain its original shape after removing the deforming force is called plasticity, and these materials are called plastic। ऐसे मटेरियल को अपन प्लास्टिक मटेरियल कहेंगे। सेम जैसे बेटा आपने कहा कि नेचर के अंदर कोई भी 100% परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उसी टाइप से अपन कहेंगे कि इन नेचर नो वन इज 100% प्लास्टिक, बट कुछ मटेरियल को अपन नियरली प्लास्टिक मान सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं नियरली परफेक्टली प्लास्टिक आर कौन कौन से मटेरियल बेटा जिसको अपन प्लास्टिक मान सकते हैं। तो एक तो अपन कहेंगे क्ले, जो परफेक्टली प्लास्टिक है। दूसरा अपन कहेंगे वैक्स, परफेक्ट नियरली परफेक्टली प्लास्टिक मान सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे अपन कोई भी मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो वो भी परफेक्टली प्लास्टिक मान सकते हैं। वॉल पुट्टी, ये भी अपन कह रहे कि परफेक्टली प्लास्टिक है। तो आपने देखा होगा कि वैक्स से हम जैसा चाहे वैसा कोई भी मूर्ति है, कोई भी इफिजी है, उसका शेप दे सकते हैं। तो इसका मतलब अपन कह रहे कि वैक्स क्या हो गया, परफेक्टली प्लास्टिक हो गया। घरों के अंदर जैसे सीलिंग पर अपन डिजाइन बनाते हैं तो वो पीओपी की बनाते हैं। पीओपी से हम जैसा डिजाइन देना चाहे वैसा डिजाइन बना सकते हैं, क्योंकि वो डिजाइन सूखने के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर पीओपी की बजाय जैसे हम सीमेंट से अगर डिजाइन बनाने लगेंगे, सूखने के बाद में उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं क्ले, वैक्स, पीओपी और वॉल पुट्टी जो है वो नियरली परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को डिफाइन किया फोर्स अपॉन एरिया, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन m1 l-1 t-2 एंड स्केलर क्वांटिटी।
shearing stress, और टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या कहता है? जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि ये एक रॉड है, रॉड के एक एंड है, क्रॉस सेक्शन इसका ए है, ए क्रॉस सेक्शन है और उस पर अपन एफ फोर्स लगा लें, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को बेटा अपन कहेंगे फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब सिग्मा एल इक्वल्स टू एफ अपॉन ए के इक्वल हो, इसको अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। दूसरा बेटा अपन बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक वॉल्यूम टाइप से अपन कह रहे के हैं और इस पे अपन कह रहे कि ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं सरफेस पर, ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से हमने फोर्स अप्लाई किया सरफेस एरिया पर, और फोर्स अप्लाई करने पर इसका वॉल्यूम बेटा कुछ इस टाइप से डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस बेटा सिग्मा वी वो होगा फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, एंड फोर्स अपॉन जो सरफेस एरिया है उसी को अपन अप्लाइड प्रेशर के इक्वल कहेंगे। तो जो बल्क स्ट्रेस है या वॉल्यूम स्ट्रेस है वो अप्लाइड प्रेशर के इक्वल होगा। तीसरा अपन बात करें शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे अपन कह रहे हैं ये अपने पास एक क्यूबिकल सरफेस है या क्यूबिकल अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके टेंजेंशियल बेटा अपन कह रहे कि एक फोर्स आप लगाया, टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाने पर ये किसी एंगल से टिल्ट हो गया, ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसका एंगल से ऐसे टिल्ट हो गया, तो अभी अपन कहेंगे कि ये टेंजेंशियल फोर्स है, तो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस उसको अपन कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेस एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेस एरिया, यहाँ पे अपन कहेंगे एफ टी अपॉन बटा ए, वो अपन कह रहे कि शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस के इक्वल होगा। सबका यूनिट बेटा अपन कह रहे कि सेम होगा, ऐसा यूनिट सब में मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी भी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, इसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप का होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस। कैसे? सॉलिड, लिक्विड as well as gases, तीनों के लिए अपन कह रहे कि डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेस इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। अगर अपन बात करें शेयरिंग स्ट्रेस है डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, शेयरिंग stress is only defined for solid object, केवल सॉलिड के लिए ही डिफाइन होगा।
नेक्स्ट बेटा अपन करें स्ट्रेस के बाद में एक टर्म अपन डिफाइन करेंगे दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम मोस्टली एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। स्ट्रेन है क्या, तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन में अपन कहेंगे लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में लेंथ में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, शेप में चेंज हो सकता है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको अपन स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेन अपन कह रहे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन है ओरिजिनल डायमेंशन, तो यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस quantity. Strain is unitless and dimensionless quantity. 4. Perfectly elastic material. So perfectly elastic, strain is 0. And for perfectly plastic, strain is infinite. Perfectly plastic, strain is infinite. परफेक्टली इलास्टिक के लिए बेटा 0 होता है, मतलब उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता है। परफेक्टली प्लास्टिक मतलब शेप में अपन करेंगे चेंज हो सकता है, तो उसको स्ट्रेन कहेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखें, जैसे टाइप्स ऑफ हमने स्ट्रेस देखा था, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन वो भी बेटा 3 टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेन है, फर्स्ट अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपने फर्स्ट डिफाइन किया था। सेकेंड अपन कहेंगे बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन भी कह सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरा बेटा अपन कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसको ई एल से अपन लिख सकते हैं, बल्क स्ट्रेन ई बी, और ये अपने पास ई एस और ई टी। ये अपन कह रहे कि 3 टाइप का स्ट्रेन 1 बाय 1 पहले अपन डिफाइन करेंगे, बाद में सेकेंड हम बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन में जैसे अपन ने कहा है कि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, ये अपन कह रहे कि सॉलिड है, इस पे हम इस टाइप से सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, और जब सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में उसका वॉल्यूम डिक्रीमेंट हो रहा है, इतना वॉल्यूम अपन कह रहे कि इसका डिक्रीज हो गया। इनिशियल वॉल्यूम भी था, फिर डेल्टा वी से डिक्रीज हुआ, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस साइन यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम को डिफाइन करना है, मतलब हम कह सकते हैं माइनस मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये अपन करें कि बल्क स्ट्रेन है,
and negative sign shows decrement of volume. नेगेटिव साइन शोज डिक्रीमेंट ऑफ volume. तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट x अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस L होगा और उसी को हम tan थीटा लिख सकते हैं, और थीटा अगर स्मॉल है तो हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट x बाई L tan थीटा या अपन थीटा लिख सकते हैं। ये अपन कह रहे कोई यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सबकी यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बेसिकली शेप चेंज को देता है कि शेप में कितना चेंज हुआ, तो हम कहेंगे शेप उसकी थीटा एंगल से चेंज हुई। तो ये शेयरिंग स्ट्रेन या अपन कह रहे कि टेंजेंशियल स्ट्रेन है। हुक्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन, सब हुक्स लॉ फॉर elasticity, हुक्स लॉ फॉर elasticity। हुक्स लॉ कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू Hooke's law, under the elastic limit, stress is directly proportional to the strain। Stress is directly proportional to the strain। That means हम ये कह सकते हैं कि stress sigma is directly proportional to strain है। एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज ई। तो स्ट्रेस इज ई टाइम्स स्ट्रेन। ई यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट is proportional constant and which is called modulus of elasticity। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। मींस E इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होगा। E इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये अपन कह रहे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या होगा ऐसा यूनिट, तो स्ट्रेन तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, जो स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही अपन कह रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला अपन देखें तो सेम m1 L-1 T-2 के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूले से अपने को ये लगता है कि स्ट्रेस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा, जबकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है। तीसरा बेटा एक हमें पूछा जाता है कि ड्यू टू हैमरिंग करने पर अपन कह रहे कि इलास्टिसिटी बढ़ेगी या कम होगी। बोलो बेटा, बार बार हम किसी मेटल को हैमर करते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ जो होता है
है ना। वो क्या करेगा, गोल्ड को हिट करेगा, जितना ज्यादा हैमर से हिट करेगा उतना ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएंगे, है ना, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएंगे इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा टूल बनाते समय, तो जैसे वो टूल बनाता है तो गर्म करके फिर हैमर से हैमरिंग करेगा, और जितना ज्यादा हैमर करेगा उतने ही उसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएंगे, उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हैमरिंग बार बार करने पर अपन कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे एनिलिंग। एनिलिंग एक प्रोसेस है। एनिलिंग करने पर जैसे अपन कह रहे हैं कि कोई मटेरियल हमने, आयरन है और आयरन का कबाड़ जो है वो बेच दिया, और जब अपन ने उसको मटेरियल को बेचा तो वापस हम उसी स्ट्रेंथ का मटेरियल नहीं बना सकते, है ना। उसको मेल्ट करके हम कहेंगे कि जो एनिलिंग प्रोसेस होता है बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रो मटेरियल है उसको मेल्ट करके वापस नया मटेरियल बनाना। तो उस केस में उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। क्यों कम होगी, क्योंकि जब हम मेल्ट करके किसी को भी ठंडा करेंगे तो उस केस में वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में उसका अलाइनमेंट होगा, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि एनिलिंग बढ़ाने पर इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगी। तो किन किन चीजों पे बेटा इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, हैमरिंग, एनिलिंग। और टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, हैमरिंग करने पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी, और एनिलिंग पर भी इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी। अगर हम इसका ग्राफ देखें बेटा कि अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन अगर कर्व ड्रॉ करें तो वो कर्व बेटा इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा। ये अपन कह रहे हैं कि स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, बट ये किसके फॉर्म में बेटा, अंडर, इसका जो स्लोप है, स्लोप बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होगा, और वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होगा। अगर स्लोप ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में अपन कह रहे कि फर्स्ट पार्ट अपन देखें, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको अपन कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal strain, longitudinal stress upon longitudinal strain। इसको अपन सिग्मा एल अपॉन ई एल से भी डिनोट कर सकते हैं। और इन जनरल longitudinal stress बेटा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, longitudinal strain चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये अपन कह रहे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। अगर अपन कह रहे फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक के लिए हमने कहा कि स्ट्रेन जीरो होता है, स्ट्रेन जीरो होगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा, तो अपन कह रहे हैं y इक्वल्स टू इंफिनिटी। फिर अपन बात करें फॉर परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, और परफेक्टली अगर प्लास्टिक मटेरियल है तो y की वैल्यू बेटा अपन जीरो रखें। परफेक्टली इलास्टिक के लिए y इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक के लिए y जीरो के इक्वल होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए बल्कि इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तीनों के लिए डिफाइन होगा, डिफाइन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ
of material, solid, liquid, as well as gases. सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो ये अपन करेंगे तीनों के लिए डिफाइन होता है। थर्ड बेटा अपन कहेंगे शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको अपन नीटा से डिनोट करेंगे। इसको दूसरा अपन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस upon shearing strain। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस को बेटा अपन लिख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेटा बेस एरिया इनटू थीटा, या हम कह सकते हैं एफ टी ए एक्स बाई एल। ये शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सॉलिड के लिए तो ये डिफाइन होता है, और दूसरा अपन कह रहे लिक्विड की सरफेस के लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं हल्का सा शेयरिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड की सरफेस पे होता है। तो डिफाइन फॉर सॉलिड, डिफाइन फॉर सॉलिड and the surface of the liquid। सरफेस ऑफ द लिक्विड के लिए डिफाइन होता है। इसका मुझे y फाइन करना है। y कैसे फाइन करेंगे बेटा? y का फॉर्मूला क्या? f अपॉन बेटा क्रॉस सेक्शन इनटू बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन एल। f यहाँ पे कौन अप्लाई करेगा बेटा? वेट फोर्स। तो ये हमने कैपिटल एम भी लिख दिया। लेंथ अपने मीटर स्केल से मेजर कर दिया यूजिंग मीटर स्केल। मीटर स्केल से अपने इसको मेजर कर दिया। ए जो है वो स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर करेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 यूजिंग स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की हेल्प से अपने उसका डायमीटर मेजर कर दिया, और फिर हम डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। डेल्टा एल वो होगा L2 माइनस L1, मतलब अपन करेंगे लेंथ में चेंज, लेंथ में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन लेंथ यूजिंग वर्नियर स्केल, इंक्रीमेंट इन लेंथ यूजिंग वर्नियर स्केल जो रेफरेंस वायर पे लगाया गया है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के कारण हमने लेंथ में इंक्रीमेंट मेजर करना है, और ये वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू बेटा अपने को मिलता है एम जी एल अपॉन बेटा ए को अपने लिखा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू L2 माइनस L1 के इक्वल होगा। ये बेटा सर्ल्स मेथड से यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी यहाँ पे नोट करके हम लिखेंगे कि टेम्परेचर चेंज के कारण जो अपन कह रहे कि एरर आती है, उस एरर को नलीफाई करने के लिए हम दो एक रेफरेंस वायर यूज करते हैं, और वो भी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे अपन कहेंगे टू nullify the error, nullify the error due to the change in temperature, change in temperature, nullify the error due to change in temperature in atmosphere
we use reference wire of we use identical reference wire of same material. जब अपन कह रहे कि फोर्स F1 लगा रहे हैं तो वायर की लेंथ बेटा L1 है, फोर्स F2 लगाने पर लेंथ L2 हो गया, तो अपन कह रहे कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है वो अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हम कह रहे बेटा कि L1 लेंथ जो है वो होगा L0 प्लस डेल्टा L1। L0 जो लेंथ है L1 वो इनिशियल लेंथ प्लस लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, L0 प्लस डेल्टा L1 के इक्वल होगा। और डेल्टा L1 को हम लिख सकते हैं L0 प्लस ये बेटा आपने लिखा F1 इंटू बेटा L0 ओरिजिनल लेंथ अपॉन A इंटू वाई के इक्वल है। दूसरा अपन कहेंगे कि अगर हम L2 की बात करें तो L2 बेटा L0 प्लस डेल्टा L2 के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपने को मिला बेटा L0 प्लस F2, ये अपन कह रहे कि L0 अपॉन A वाई के इक्वल होगा। कैसे आपने देखा कि जो फोर्स है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अपने पास होता है y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए वाई। इस फॉर्मूले से बेटा L1 को मैंने L0 प्लस डेल्टा L1 लिखा। अभी देखो मुझे यहाँ पर L0 चाहिए है ना, L0 चाहिए, तो L0 को अपन फाइंड करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ L1 L2 मैं जो अपने पास इक्वेशन 1 है उसको पूरे को F2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को F1 से, और दोनों को ऐड कर लेता हूँ, सबट्रैक्ट कर ले, हाँ ऐड करेंगे F1 L1 इक्वल्स टू, क्योंकि बेटा मुझे A और Y दिया हुआ नहीं है तो उसको एलिमिनेट करना है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गया F2, सॉरी फर्स्ट अपन F2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो F2 L1 और ये बेटा F2 L0 प्लस F1 F2 L0 ये y होगा। फिर हमने F1 को मल्टीप्लाई किया F1 L2 F1 बेटा L0 प्लस F1 F2 L0 ये y। अभी हम क्या करें, इस इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को सबट्रैक्ट करें तो ये तो बेटा इक्वल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला F2 L1 माइनस F1 L2 इक्वल्स टू F2 माइनस F1 इंटू L0। जो ओरिजिनल लेंथ अपने को मिला L0 वो बेटा मिला F2 L1 माइनस F1 L2 अपॉन F2 माइनस F1 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि इसकी ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए थिन मेटल वायर, एक मेटल वायर है उसका बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। ये बेटा स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस हो गया और ये अपने पास स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अपन देखें कुछ इस टाइप से बेटा, इस टाइप से इसका कर्व होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि O, ये बेटा O है, ये अपने पास पॉइंट A है, ये अपने पास पॉइंट B है, इस पॉइंट को अपन कहेंगे P। ये जो अपन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे वो प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता है, ये प्लास्टिक बिहेवियर है।
इसको अपन इलास्टिक प्रोपोर्शन कहेंगे। इलास्टिक प्रोपोर्शन मतलब अंडर इलास्टिक लिमिट ये काम करेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। फिर अपन कह रहे कि ये जैसे पॉइंट ए है, एक पॉइंट बेटा आपने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट को अपन वाई कह रहे हैं। जो वाई है उसको अपन कहेंगे यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। इसके बाद में अपन कह रहे कि उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, मतलब उसमें परमानेंट स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। तो फिर अपन कह रहे कि जैसे ये जो पॉइंट है इसको ओपी, ये जो डिस्टेंस है उसको अपन परमानेंट सेट कहेंगे, परमानेंट सेट। परमानेंट जो अपन कह रहे कि स्ट्रेन इसमें रह जाता है उसको अपन परमानेंट सेट कहेंगे। ओ ए जो है वो इलास्टिक लिमिट है, जैसे इसको अपन देखें पी जो है उसको अपन फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के बाद में अपन कह रहे कि वायर है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये अपन कह रहे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वायर है। इसमें देखो किस तरह से वर्क करता है। पहले अपन स्ट्रेस लगा रहे तो इसमें धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट एक लिमिट के बाद में अगर हम स्ट्रेन वाई पॉइंट से ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो उस केस में अपन कह रहे कि उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, तो वो परमानेंट सेट जिसे हमने कहा। फिर उसके बाद में अगर अपन इसमें स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो वो मटेरियल प्लास्टिक बिहेवियर की तरफ बिहेव करेगा। जैसे कोई वायर है बेटा, उसको हम खींचेंगे, है ना, खींचेंगे। जैसे एक प्लास्टिक का अपने ले लिया, प्लास्टिक को हमने खींचा तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद खींचेंगे तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आएगा। उसके बाद में खींचेंगे तो वो प्लास्टिक कैसे अपन कह रहे कि इंक्रीज होता लेंथ, वैसे वायर है वो भी टूटने से पहले एकदम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा। फिर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ थिन वायर है। अभी इसका कर्व से रिलेटेड इस कर्व के बेसिस पर दो चीजें और अपन डिफाइन करेंगे। एक तो अपन कहेंगे डक्टाइल और दूसरा अपन कहेंगे ब्रिटल, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक हो रहा है। देखो इसको जल्दी टूट रहा है, इसका प्लास्टिक बिहेवियर कम है, तो ये वाला जो कर्व जितना कम होगा वो मोर ब्रिटल होगा, और मोर ब्रिटल होता है वो मोर इलास्टिक भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास का हम कहेंगे दैट इज मोर ब्रिटल है। ग्राफ सेकेंड जो है वो अपन कहेंगे मोर डक्टाइल है ना। जैसे अपन कह रहे कि अगर मैं स्टील की बात करता हूँ तो वो मोर डक्टाइल है, स्टील है वो क्या है, मोर डक्टाइल है। तो जो मटेरियल इजीली ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे ये कह सकते हैं द वर्क डन, द वर्क डन अगेंस्ट, work done against the external force, work done against the external force to increase, to increase the length, to increase the length of the wire is store, work done against the internal force, है ना। जैसे अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे उसके अगेंस्ट, तो वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दोनों कह सकते हैं। A fire is stored in the form of
in the form of elastic potential energy. Elastic potential energy, उनको अपन elastic potential energy कहेंगे. The work done against the internal force to increase the length of the wire is stored in the form of elastic potential energy. उनको अपन elastic potential energy कहेंगे. अभी देखो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे. तो सपोज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि किसी मोमेंट पर L डिस्टेंस पर अपन कह रहे L लेंथ था और मैं उसका DL लेंथ में और इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, है ना. L अपन कह रहे कि इंक्रीमेंट था और DL लेंथ से हमने और इंक्रीमेंट किया. अब इस DL लेंथ को इंक्रीमेंट करने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा. तो वर्क डन DW के इक्वल है और DW को हम क्या लिखेंगे बेटा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट DL हो गया. F को हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y वो होता है बेटा F अपॉन A इंटू ओपन के L इंटू ओपन करे कि कैपिटल L. यहाँ से अपन कह रहे कि F इक्वल्स टू वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल L होगा. तो जो वर्क डन है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. तो उसी को अपने का डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल एल इंटू डी एल. अभी बेटा टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर अपने को फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन वाई ए अपॉन एल इंटू एल डी एल. एल कहाँ से कहाँ बेटा, 0 टू डेल्टा एल. तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिला, वाई ए अपॉन एल और एल का बेटा इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू डेल्टा एल. तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मिला हाफ वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल स्क्वायर के इक्वल होगा. एक फॉर्मूला बेटा ये होगा हाफ वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का इंटू वॉल्यूम. अगर हमें एनर्जी डेंसिटी पूछा जाए, एनर्जी डेंसिटी को अपन लिखते हैं बेटा यू बार से, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. जब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होगा हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर. दूसरा, कभी कभार अपने को वाई दिया हुआ नहीं होता है. वाई को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो यहाँ से अपन करेंगे दूसरा फॉर्मूला देखें, यू बार इक्वल्स टू बेटा हाफ वाई को एलिमिनेट कर दिया तो ये हमें मिलेगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये दूसरा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अगर मुझे स्ट्रेन दिया हुआ नहीं है तो स्ट्रेन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई. तो ये बेटा अपन कह रहे तीसरा फॉर्मूला अपने पास हो गया हाफ, इसको अपने लिखा स्ट्रेस का स्क्वायर अपन अपन कह रहे कि वाई. ये तीन फॉर्मूले हैं. हमें बेटा इसका एग्जाम में प्रूफ भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो ये पूरा डेरिवेशन अपने को करना होता है. दोनों को बेटा कंपेयर करेंगे तो अगर किसी स्ट्रिंग का बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट अगर फाइंड करने का कहे तो हम वाई ए अपॉन एल लिख सकते हैं. के इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल के इक्वल होगा. वाई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ए बेटा क्रॉस सेक्शन है और एल लेंथ है.